स्टार्ट करेंगे 5 टॉपिक्स से जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं रिपीटेडली, और आज हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे इस वन शॉट वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है कॉन्ट्रैक्ट बेसिक, कि कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, उसे कौन रेटिफाई कर सकता है, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, रिलेशन क्या क्रिएट करता है कॉन्ट्रैक्ट, फ्रॉड और मिस्टेक्स अगर कॉन्ट्रैक्ट में हो जाए तो क्या करते हैं वो। सेकंड सेल और एग्रीमेंट ऑफ सेल में क्या डिफरेंस है, अनपेड सेलर कौन होता है, सेल्स ऑफ गुड एक्ट के बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। थर्ड कॉन्सेप्ट जो पूछा गया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या होता है, उसके एक्ट, उसके फीचर्स, एप्लीकेशन, साइबर टेररिज्म एटसेट्रा एटसेट्रा। फोर्थ एलएलपी, की एलएलपी कैसे फॉर्म होती है, कैसे हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोसीजर क्या है और उसके बेसिक फीचर्स क्या होते हैं। एंड लास्टली कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो शॉर्ट नोट्स में पूछे गए हैं, हम आज उन सभी को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में हम सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और उन पे बेस्ड जितने भी टॉपिक्स हैं वो सब डिस्कस करेंगे। 40-45 मिनट में ये सारा सिलेबस आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसको 2-3 बार रिवाइज करिए और आपका एग्जाम बेटर होगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल K.Education Hub, और आज हम डिस्कस करेंगे बीकॉम ऑनर्स फर्स्ट सेमेस्टर बिजनेस लॉ SOL के एग्जाम 2026 का कंप्लीट वन शॉट वीडियो, जिसमें हम PYQ से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स है सब पढ़ेंगे। ये एक वीडियो काफ़ी है अगर आपने अभी तक कुछ नहीं किया है उसको करने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। जो पूछा जाता है वो चीज़ व्हाट इज़ कॉन्ट्रैक्ट। तो कॉन्ट्रैक्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अकॉर्डिंग, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आया था 1872 में। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के अकॉर्डिंग उसके सेक्शन 2H में कोई ऐसा एग्रीमेंट जो कानून के द्वारा एनफोर्सेबल हो उसको हम कॉन्ट्रैक्ट कहेंगे। हर एक एग्रीमेंट जो एनफोर्सेबल हुआ कानून होता है। अब एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट का मतलब है कि एक इंसान ने ऑफर किया कि मैं ये काम करूंगा और दूसरे इंसान ने वो ऑफर एक्सेप्ट कर लिया, तब हम कहते हैं कि हाँ भाई एग्रीमेंट बन गया। मतलब कोई कुछ प्रोमिसेस जो दो लोगों के बीच में एक्सचेंज होते हैं कि हाँ हम ये चीज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल ए ने कहा कि वो बी को गुड्स बेचेगा 50,000 के, और बी ने कहा ठीक है तो मैं 50,000 तुम्हें दूंगा, तो मुझे वैसे जब ये एक तरफ से ऑफर हो जाए और दूसरी तरफ से प्रॉमिस हो जाए तब हम कहेंगे कि हाँ ये कोई एग्रीमेंट है, और अगर ये कानून के थ्रू एनफोर्सेबल हो तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। अब ये स्पेसिफिकली एनफोर्सेबल बाय लॉ क्यों लिखा है? एनफोर्सेबल बाय लॉ इसलिए लिखा है क्योंकि कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कानून द्वारा नहीं होते पर सोशल या मोरल एब्लिगेशन होती है कि हमें ये करनी चाहिए, तो ऐसे केस को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट बात करेंगे टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की। तो कॉन्ट्रैक्ट को हम अलग अलग बेसिस पे डिफाइन कर सकते हैं। अगर हम वैलिडिटी के बेसिस पे देखें तो 5 टाइप के कॉन्ट्रैक्ट हो सकते हैं: वैलिड, वॉइड, वॉइडेबल, इलीगल या अनएनफोर्सेबल। वैलिड का मतलब है जो कानून के थ्रू एनफोर्सेबल है और सब कुछ ठीक है। वॉइड का मतलब है जो इनिशियली तो एनफोर्सेबल था पर अब किसी रीजन से चाहे कानून चेंज हो गया कुछ, वो एनफोर्सेबल नहीं है। वॉइडेबल का मतलब है वो स्टार्टिंग से ही इनवैलिड था। इलीगल का मतलब है जो कानून के नज़र में इलीगल है और आप कानून के थ्रू एनफोर्स नहीं किया जा सकता। अनएनफोर्सेबल का मतलब है कि अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वो चीज़ अब एनफोर्स नहीं हो सकती है। फॉर्मेशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट के टाइप होते हैं एक्सप्रेस, इम्प्लाइड, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। एक्सप्रेस का मतलब है स्पेसिफिकली स्पोकन या रिटन। अगर हमने स्पेसिफिकली कहा है कि मैं, मान लो हमने एग्रीमेंट बना लिया कि मैं 40,000 रुपये दूंगी तुम्हें, और मैंने साइन कर दिया, पूरा एग्रीमेंट लिखा है या मैंने बोल के भी प्रोमिस कर दिया है, तो वो एक्सप्रेस होता है। इम्प्लाइड का मतलब है बेसिक कि ये चीज़ तो इम्प्लाइड ही है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी बस में चढ़ते हैं तो ये इम्प्लाइड है कि आपको टिकट खरीदनी ही पड़ेगी, उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं कि स्पेसिफिकली कोई आपको कहेगा तो खरीदनी है नहीं तो नहीं खरीदनी। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है ऐसे कॉन्ट्रैक्ट जो बेसिकली तो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आते पर लॉ एनफोर्स कराती है, जो उसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। परफॉर्मेंस के बेसिस पे दो हो सकते हैं, एग्जीक्यूटेड या एग्जीक्यूटरी। एग्जीक्यूटेड का मतलब है दोनों पार्टी जो थी उन्होंने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है और कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल कर दिया है। एग्जीक्यूटरी का मतलब है किसी ने भी फुलफिल नहीं किया, अभी दोनों पार्टीज में से एक ने भी फुलफिल नहीं किया, तो उसे हम एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। तो ये 3 बेसिस है, वैलिडिटी, परफॉर्मेंस और फॉर्मेशन। इन 3 बेसिस पे हम कॉन्ट्रैक्ट को बहुत सारे टाइप्स में या काइंड्स में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है रेटिफिकेशन से रिलेटेड, कि कौन है जो एग्री कर सकता है किसी कॉन्ट्रैक्ट को, कह सकता है कि हाँ ठीक है ये काम मैं करूँ किसी के बिहाफ पे या विना, तो वो ये कन्फर्मेशन ऑफ एक्ट डन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर विदाउट अथॉरिटी। अब कौन रेटिफाई कर सकता है? सिर्फ वो इंसान जो कॉम्पिटेंट है। कॉम्पिटेंट का मतलब है अगर ए ने कहा है कि वो बी को 10,000 रुपए के गुड्स देगा,
तो फुलफिल करने की जिम्मेदारी किसकी है? ए की, कि वो गुड्स दे, और बी की जिम्मेदारी क्या है कि वो 10,000 रुपीज उसके बदले में दे। और इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट जो याद रखना है कि जो ये ए है या ये बी है जो एग्री कर रहा है कि हाँ वो कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करेगा, एक तो वो मेजोरिटी होनी चाहिए। मेजोरिटी का मतलब है वो 18 साल से बड़ी एज होनी चाहिए उसकी। अगर 18 साल से छोटी एज है तो कॉन्ट्रैक्ट में लाने के लिए एनफोर्सेबल नहीं है कानून द्वारा। इसके अलावा साउंड माइंड, साउंड माइंड का मतलब उसका माइंड बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसे मेंटल इलनेस है कोई या बीमारी है जिसकी वजह से उसे चीज़ें याद नहीं रही या वो फुलफिल ना कर पाए, तो वो नहीं। और कानून ने उसे डिस्क्वालीफाई ना किया हो किसी भी बेसिस पे, चाहे वो कोई क्रिमिनल हो या कोई और बेसिस पे। तो ये 3 बेसिक क्राइटेरिया ज़रूर फुलफिल करने चाहिए, वही रेटिफाई कर सकता है। अब जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो ये नहीं है। प्रीवियस ईयर में एक्चुअली में पूछा गया है ये कि क्या कोई माइनर है। तो क्वेश्चन ये आया है कि फर्स्टली रेटिफिकेशन क्या होता है और क्या कोई माइनर रेटिफाई कर सकता है, तो आंसर है नो। कोई माइनर रेटिफाई नहीं कर सकता कॉन्ट्रैक्ट को, क्योंकि माइनर का एग्रीमेंट वॉइड एब इनिशियो होता है। वॉइड एब इनिशियो का मतलब है स्टार्टिंग से ही वॉइड होना या स्टार्टेड से ही इलीगल होना बेसिकली। तो ये स्टार्टेड से ही वॉइड होता है, इसलिए कोई फायदा नहीं है, इस एग्रीमेंट को हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कहेंगे। क्योंकि एग्रीमेंट होने के लिए हमने पढ़ा था कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए क्या होनी चाहिए? मेजोरिटी एज होनी चाहिए। तो हम ये नहीं कह सकते कि अब क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्ट में आया था वो 18 से छोटा था, लेकिन अब क्योंकि वो 18 साल से बड़ा हो गया तो अब वो मेजोरिटी में आ गया। नहीं, वो इनवैलिड है। इनिशियली मेजोरिटी में ही होना चाहिए तभी ये रेटिफाई कर सकता है। तो ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछा गया है कंटिन्यूअसली 2-3 बार। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है कि क्या इंश्योरेंस एक वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट है? अब इस क्वेश्चन का आंसर करने से पहले समझ लेते हैं वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जिसमें एक ऐसा कॉन्ट्रीमेंट जिसमें किसी अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट के तौर पे हमने कह दिया है कि ठीक है हम पैसे देंगे, दो पार्टीज के बीच में डिसाइड हो गया है कि ये इसको पैसे देगा किसी फ्यूचर में, कि मैं मान लो 2 महीने बाद 3 महीने बाद दूंगी। लेकिन इसमें दोनों किसी ऐसी चीज़ पे कि ना इसका इंटरेस्ट है ना इसका इंटरेस्ट है, दोनों पार्टी में से किसी का नहीं, एक्सेप्ट इनको बस इस चीज़ से मतलब है कि हम जीत रहे हैं या हार रहे हैं, मतलब पैसों के। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट उसे कहते हैं। लेकिन वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टेड से ही वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है ये बेसिकली स्टार्टेड से एनफोर्सेबल तो है लेकिन फ्यूचर इवेंट पे डिपेंड करता है कि उस समय सिचुएशन क्या है कि वो एनफोर्सेबल होगा कि नहीं, इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है ये। तो इन्होंने कहा है कि क्या इंश्योरेंस भी इस तरह का कॉन्ट्रैक्ट है, तो आंसर है नहीं। क्यों? रीज़न ये है कि इंश्योरेंस एक वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता, क्योंकि एक तो इसमें इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं आज की डेट में इंश्योरेंस लेती हूँ तो मेरा इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है कि अगर मैं कल बीमार पड़ जाऊँ तो मेरे को वही इंश्योरेंस कंपनी देगी पैसे, अगर मैं बीमार पड़ गई तो मेरे इलाज के लिए। और कंपनी का इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या है कि भाई मुझे प्रीमियम वगैरह मिलते रहने चाहिए। क्योंकि दोनों पार्टी का इंश्योरेबल इंटरेस्ट है तो हम इसको वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट नहीं कह सकते। सेकेंड थिंग, इसमें पर्पस होता है प्रोटेक्शन का, ना कि प्रॉफिट का। वेजरिंग कॉन्ट्रैक्ट यूजली प्रॉफिट कमाने के लिए किए जाते हैं, लेकिन इंश्योरेंस यूजली लोग अपनी प्रोटेक्शन के लिए लेते हैं, या हेल्थ की प्रोटेक्शन हो गई या अपने घर की प्रोटेक्शन हो गई किसी प्रॉपर्टी की, उस हिसाब से। थर्डली, कॉन्ट्रैक्ट जो है वो इंडेमनिटी पे बेस्ड है। इंडेमनिटी का मतलब है इसमें ये होता है कि अगर आपकी जो भी कंडीशन थी, इंश्योरेंस ये वादा करता है कि वो आपकी कंडीशन रीस्टोर कर देगा। मान लो आपके पास एक गोडाउन था, उसमें आग लग गई और आपने इंश्योरेंस ले रखी थी, तो इंश्योरेंस की इंडेमनिटी का मतलब है इंश्योरेंस आपको फिर से वैसे ही दुकान सेटअप करने में हेल्प करेगा जैसे कि आग लगने से पहले थी। बस ये जो इंडेमनिटी का कॉन्सेप्ट है वो लाइफ इंश्योरेंस पे अप्लाई नहीं होता, क्योंकि लाइफ इंश्योरेंस में हम दोबारा से डेथ के बाद रीस्टोर नहीं किया जा सकता। एंड लास्टली, इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि इसमें सारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट्स हैं। इसमें दो पार्टी है जो एग्री कर रही है, एक ने ऑफर किया दूसरे ने एक्सेप्ट किया है। दूसरी चीज़ ये एनफोर्सेबल है कॉन्ट्रैक्ट लॉ के अंडर, जो इंश्योरेंस एक्ट है उसके अंडर। इसके अलावा इसमें मेजोरिटी में लोग जो होते हैं वही इंश्योरेंस ले सकते हैं, तो इसलिए हम इसे वेजिंग एग्रीमेंट नहीं कह सकते। तो ये मेन रीज़न है, और ये स्पेसिफिकली क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है, तो आपको ये पूरा आंसर याद रखना है। और अगर आंसर आए तो आप इसको और थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं कि वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, वॉइडेबल क्या होता है या वैलिड क्या होता है, और इसके बारे में हम फर्दर भी बात करेंगे। नेक्स्ट आता है क्वासी कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है एक ऐसी ऑब्लिगेशन जो आपने कॉन्ट्रैक्ट खुद नहीं बनाया लेकिन कानून ने इम्पोज किया है, तो आपको करना ही पड़ेगा कि कानून के हिसाब से ये मॉरली राइट है कि आप भाई सबको ये चीज़ करनी ही है।
जस्टिस के लिए, इक्वालिटी के लिए कोई एग्रीमेंट नहीं है इस केस में, उसे क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। इसमें कोई एग्रीमेंट नहीं होता है, ये इक्विटी और जस्टिस पे बेस्ड है और ये बिल्कुल वैसे ही एनफोर्स होता है जैसे कि एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है, क्योंकि कानून के अकॉर्डिंग ये सही है। एग्जाम्पल के तौर पे कि भाई बेसिक नेसेसिटी माइनर्स को मिलनी चाहिए, या फॉर एग्जाम्पल वैक्सीनेशन जो है वो माइनर्स को, जितने भी बच्चे हैं, या कोविड वैक्सीनेशन वगैरह वो सबको मिलनी चाहिए, वो क्वासी कॉन्ट्रैक्ट का एग्जाम्पल है। या कोई पेमेंट मिस्टेकली हो गई, मान लो ए जो है वो बी को ट्रांसफर कर रहा था अमाउंट, पर गलती से बी की जगह सी को चली गई है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है सी की कि भाई वो रिटर्न करे ए को। ये नहीं कर सकते कि जस्ट बिकॉज उसके पास गलती से आ गई और वो अपने पास रख ले, नहीं। क्वासी कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि भाई पेमेंट मिस्टेक से आई है तो आपको पे करना ही पड़ेगा कानून के अकॉर्डिंग। तीसरा फाइंडर ऑफ गुड्स एग्जाम्पल है, मतलब किसी को कोई सामान मिल गया तो उसने सोचा कि हाँ ये मेरा, ये रख ले, पर और वो ढूंढने की कोशिश ना करे कि एक्चुअली ये चीज़ किसकी है, तो वो गलत है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आता है वो है वैलिड, वॉइड और वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, इनके बीच में डिफरेंस क्या है या इनका रिलेशन क्या है आपस में। पहले डिफरेंस देख लेते हैं। वैलिड होते हैं जो कानून के थ्रू एनफोर्सेबल है, जिसमें कुछ कंसिडरेशन इन्वॉल्व हो। कंसिडरेशन का मतलब है दोनों पार्टी कुछ ना कुछ तो दे रही है, एक मान लो सामान दे रहा है, दूसरा पार्टी प्रॉमिस कर रहा है कि वो पैसे देगा। कंसिडरेशन इस तरीके से। फ्री कंसेंट मतलब दोनों पार्टी अपनी मर्जी से हाँ कर रहे हैं इस कॉन्ट्रैक्ट में आने के लिए, कोई उन्हें फोर्स नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे सेल एग्रीमेंट हो गया किसी भी गुड्स वगैरह का, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट वगैरह है। नेक्स्ट आता है वॉइड। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है कि वो स्टार्टिंग में तो वैलिड थे लेकिन बाद में नॉन एनफोर्सेबल हो गए कानून के थ्रू, क्योंकि कोई कानून चेंज हो गया या इम्पॉसिबल हो गया कि भाई अब नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल ए ने कहा था बी को कि वो 10,000 के गुड्स जो है इसको देगा, और बी ने कहा था ओके मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगा, तुम मुझे गुड्स दो। लेकिन बाद में हुआ ये कि वो गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए किसी भी रीजन से, मान लो शिपिंग में डिस्ट्रॉय हो गए कुछ भी, तो अब ए बी को गुड्स दे ही नहीं सकता क्योंकि अभी उसके पास गुड्स अवेलेबल ही नहीं है। तो बेसिकली ये इम्पॉसिबल हो गया ए के लिए कि भाई वो बी को दे, तो अब ये वर्ड बन जाएगा। तो जब कॉन्ट्रैक्ट बनाया गया था तब वो वैलिड था, लेकिन अब क्योंकि सिचुएशन चेंज हो गई है तो नॉन इन्फोर्सेबल हो गया है। एक और कॉन्सेप्ट है वॉइड एग्रीमेंट का, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट और वॉइड एग्रीमेंट के बीच में। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग में वैलिड होता है पर बाद में नॉन एनफोर्सेबल हो जाता है। वॉइड एग्रीमेंट स्टार्टिंग से ही इनवैलिड है कि तुम एग्रीमेंट बना ही नहीं सकते। एग्जाम्पल के तौर पे किसी माइनर के साथ कोई एग्रीमेंट करना, कि हम किसी माइनर पे इम्पोज कर दे कि तुम मुझे इतने रुपए दोगे। माइनर अभी हम मानते हैं कि इतना कैपेबल नहीं है कि वो खुद डिसीजन ले सके, इसलिए वो वॉइड एग्रीमेंट है कि वो स्टार्टिंग से ही इनवैलिड है, अनफोर्सेबल है, वो कानून के थ्रू नहीं माना जाएगा। लास्टली वर्डेबल क्या होता है? वर्डेबल होता है ऑप्शन पे एनफोर्सेबल, मतलब जब ये आता है तो ये वैलिड भी है, ये एनफोर्सेबल भी है। पर ये जब कॉन्ट्रैक्ट लिया गया तब तो ये वैलिड भी था, एनफोर्सेबल भी था, सब कुछ था। लेकिन अगर दूसरी पार्टी जिन दो लोगों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है ये कह दे कि भाई मुझसे तो ज़बरदस्ती साइन करवाया गया है या मुझे धोखा दे के तब साइन हुआ है, तो ये नॉन एनफोर्सेबल बन जाएगा। तो ये डिपेंड करता है बेसिकली पार्टीज पे, कि एक पार्टी जो कह दे कि मेरा कंसेंट अगर फ्री नहीं है इसलिए वो इनवैलिड बन जाए। जैसे कॉशियन से कोई, मतलब किसी को फोर्सफुली किसी से कोई एग्रीमेंट साइन कराया गया और फ्रॉड से कराया गया। रिलेशन, तो रिलेशन की बात करें तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट जो होता है वो वैलिड भी हो सकता है और वॉइड भी हो सकता है। वैलिड इसलिए कि अगर दोनों पार्टी में से कोई नहीं कहता कि भाई मेरे साथ धोखा हुआ है या मेरे से जबरदस्ती लिया, तो वो वैलिड है। वॉइड इसलिए हो सकता है कि अगर दूसरी पार्टी ने कह दिया कि उसके साथ जबरदस्ती हुई है और उससे फोर्सफुली करवाया गया तो वॉइड बन जाएगा। दूसरी चीज है वैलिड कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वॉइड बन सकता है, कि मान लो अगर सिचुएशन चेंज हो गई या वो इम्पॉसिबल हो गया कि भाई फुलफिल नहीं कर पाएगा तो वॉइड में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये रिलेशन है और ये उसका डिफरेंस है। क्वेश्चन दोनों से रिलेटेड पूछे गए हैं इसलिए मैंने दोनों एक्सप्लेन कर दिए। इसके रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि राइटिंग और रजिस्ट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है। तो राइटिंग और रजिस्ट्रेशन से वैलिडिटी पे कुछ इफेक्ट नहीं पड़ता है सच, अनलेस कि भाई लॉ की वजह से ज़रूरी हो कि भाई तुम्हें रिटर्न एग्रीमेंट बनवाना ही पड़ेगा। मतलब कम है कि अगर मैंने किसी को लाइक वर्बली भी प्रॉमिस किया है और दूसरे ने एक्सेप्ट किया कि भाई मैं ये दूंगा, फॉर एग्जाम्पल जैसे ये केस भी था कि एक किसी कोई इंसान था, उसका बच्चा खो गया, तो उसने कहा कि भाई जो भी मेरा बच्चा ला के देगा मैं उसे 20,000 रुपये दूंगा, जो भी ढूंढ के बताया। एक दूसरे इंसान ने उसे ढूंढ लिया, लेकिन बात ये हुई कि उसने इन्फॉर्म नहीं किया इसे कि भाई ठीक है मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ ये चीज़ और मैं लेके आऊँगा। और वो अल्टीमेटली जब बच्चा मिल गया तो उसने कहा मैंने ढूंढा है तो मुझे 20,000 रुपये दे। तो वो कहते कि मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम ढूंढ रहे हो या तुम कुछ हेल्प कर रहे हो इस चीज़ में, तुमने मुझे तो कहा ही नहीं कि मैं ढूंढूंगा।
तो हमारा आपस में तो कोई एग्रीमेंट बना ही नहीं था, तो इस हिसाब से वही है। तो कुछ कॉन्ट्रैक्ट में तो कानून कहता है कि भाई आपको रिटर्न डॉक्यूमेंट बनाना ही पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं या लीज पे लेते हैं तो इस केस में आपको रिटर्न एग्रीमेंट बनवाना ही पड़ेगा। लेकिन इन जनरल जरूरी नहीं है, अगर आप वर्बली भी प्रॉमिस करते हैं तो वो भी माना जाता है। दूसरी चीज है कुछ कॉन्ट्रैक्ट, हाँ वो ये आगे मेंशन है कि कुछ कॉन्ट्रैक्ट जैसे इमूवेबल प्रॉपर्टी होता है, लीज हो गया, इसको रजिस्टर कराना कंपलसरी है। तो राइटिंग और रजिस्ट्रेशन का इफेक्ट ये है कि जरूरी नहीं, कंपलसरी नहीं है, एक्सेप्ट कुछ कंडीशंस में, जो जैसे कि प्रॉपर्टी की बात हो गई या लीज वगैरह की हो गई, पर जरूरी नहीं है। दूसरा, अब कॉन्ट्रैक्ट पे जो हम कहते हैं कि भाई ये मेरा राइट्स है, राइट्स का मतलब क्या होता है? राइट होता है लीगल क्लेम, कि भाई कानून के थ्रू ये एनफोर्सेबल है कि मुझे ये चीज़ तुम्हें देनी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्ट के अंडर जो लिखी रहती है। अब इसमें दो तरह के राइट आते हैं, राइट इन पर्सोनम, राइट इन रेम। राइट इन पर्सोनम का मतलब है ऐसे राइट जो किसी स्पेसिफिक पर्सन के अगेंस्ट हो, जिसको कॉन्ट्रेक्चुअल राइट्स भी बोल सकते हैं। मतलब ए ने अगर बी को प्रॉमिस किया है तो बी के पास जो राइट है वो ए के अगेंस्ट है कि भाई ए को ये चीज़ फुलफिल करनी ही पड़ेगी अगर उसने प्रॉमिस करी है तो। राइट इन रेम होता है अगर होल वर्ल्ड के अगेंस्ट प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह, अगर मान लो ये जो एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी है वो मेरी है, तो ये राइट मुझे पूरे वर्ल्ड के अगेंस्ट है कि ये मेरी ही है, कोई भी और आके इस पे अपना हक नहीं जमा सकता है उस सेंस में। तो राइट इन रेम, राइट इन पर्सोनम, दो काइंड ऑफ राइट्स हैं। एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है किस तरह का रिलेशन कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू क्रिएट किया जाता है। तो कॉन्ट्रैक्ट लीगल रिलेशन बनाते हैं दो पार्टीज के बीच में, ये तो बेसिक है। अब इसमें ऑब्लिगेशन राइट होते हैं कि एक पार्टी के पास राइट होता है, दूसरी की ऑब्लिगेशन है कि भाई वो अपनी ड्यूटी फुलफिल करेगा। एग्जाम्पल, अगर बायर का राइट है कि भाई वो गुड्स उसे मिलने चाहिए और सेलर का राइट है कि भाई उसको उसकी ड्यूटी है कि भाई उसे डिलीवर करना पड़ेगा, तो ये ऑब्लिगेशन और राइट का रिलेशनशिप बनाता है। दूसरा, एक तो लीगल रिलेशनशिप, एक बार अगर हम कॉन्ट्रैक्ट में आ गए तो लीगल हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एनफोर्सेबल हो गई होगा। तो अगर मैंने कहा है कोई चीज़ करने के लिए तो वो मुझे करनी पड़ेगी, लेकिन सोशल ऑब्लिगेशन नहीं है। सोशल ऑब्लिगेशन कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आते हैं, लीगल ऑब्लिगेशन होनी चाहिए किसी चीज़ की, वो ही बस वैलिड माने जाते हैं और वो ही रिलेशन आता है। और अगर कोई अपनी ड्यूटी फुलफिल करने से मना करता है या ब्रीच करता है तो हम कंपनसेशन क्लेम कर सकते हैं कि भाई तुमने ये नहीं किया इसलिए मुझे नुकसान हुआ है तो तुम्हें मुझे कंपनसेट करना पड़ेगा। करते हैं मिस्टेक्स, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और उससे रिलेटेड सॉल्यूशन क्या क्या है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मिस्टेक क्या होता है? तो मिस्टेक होता है किसी चीज़ के बारे में गलत बिलीफ हमारा जो है वो। एग्जाम्पल के तौर पे मैं एग्जाम्पल की तरह थ्रू बताती हूँ कि मान लो ए ने फ़ोन पे कहा कि जो गुड्स हैं वो 10,000 रुपए के हैं, लेकिन किसी टेक्निकल फॉल्ट की वजह से बी ने सुना कि भाई 1,000 रुपए के गुड्स हैं, और भी दोनों को लगा कि भाई उसने तो सही बताया, उसने सही बताया, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक हो गई सुनने में या हियरिंग वगैरह में। तो एक ऐसा बिलीफ किसी फैक्ट्स के बारे में, मतलब एग्रीमेंट के फैक्ट्स के बारे में गलत बिलीफ बेसिकली। अब मिस्टेक दो तरीके से हो सकती है, या तो फैक्ट्स में प्रॉब्लम है या तो लॉ के अकॉर्डिंग अगर कोई मिस्टेक है वो। बायलिटरल मिस्टेक का मतलब है दोनों पार्टी की जिस चीज़ में गलती हो उसको बायलिटरल मिस्टेक्स बोलते हैं। और ये कॉन्ट्रैक्ट स्टार्टिंग से वॉइड होते हैं। वॉइड का मतलब है अगर तो कोई प्रॉब्लम नहीं हुई और दोनों ने फुलफिल कर ली तो वो वैलिड बन जाएंगे। अगर तो नहीं कर पाए किसी और रीज़न की वजह से, वॉइड का मतलब है जो इनिशियली तो वैलिड थे पर फिर बाद में सिचुएशन की वजह से वो वॉइड बन गए जब उन्हें एक्चुअली में पता चला कि भाई प्राइस की मिसस्टेटमेंट हो गई है। यूनिलेटरल मिस्टेक का मतलब है एक पार्टी की गलती है, दूसरी पार्टी की कोई गलती नहीं है, तो ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट वैलिड होंगे। लेकिन कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का मतलब है यूनिलेटरल में एक्सेप्शन। यूनिलेटरल मिस्टेक में कब कॉन्ट्रैक्ट वॉइड हो सकता है? तब जब अगर जो गलती है वो रिलेटेड हो आइडेंटिटी ऑफ पर्सन से या नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है उससे रिलेटेड अगर कोई गलती होती है तो वो वॉइड होता है, अदरवाइज वो वैलिड माना जाएगा यूनिलेटरल मिस्टेक में। नेक्स्ट अगर होता है तो वो तो मिस्टेक ऑफ लॉ। अगर इंडियन लॉ की बात करें तो इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है, आपको वैलिड ही है, आपको करना ही पड़ेगा। फॉरेन लॉ में अगर कोई मिस्टेक होती है फॉरेन लॉ के अंडर तो हम उसको एज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट ही डील करते हैं कि देखेंगे कि बायलेटरल मिस्टेक है या यूनिलेटर, और उस हिसाब से डिसाइड होगा कि वो वैलिड है या वॉइड। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है फ्रॉड और मिस इंटरप्रिटेशन का। जो इससे क्वेश्चन आया है वो ये है कि फ्रॉड एंड मिस इंटरप्रिटेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं और इसके इफेक्ट क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट में अल्टीमेटली। तो फ्रॉड का मतलब होता है जब हम जानबूझ के धोखा देने के इरादे से किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करते हैं या एग्री करते हैं किसी चीज़ को, तो उसको हम फ्रॉड कहते हैं।
इसमें कौन कौन से एक्ट्स हम कह सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पे मैं गलत स्टेटमेंट दूं जानबूझ के किसी चीज़ के बारे में, या मैं कोई बात छुपाऊं। कंसीलमेंट होता है किसी कुछ फैक्ट छुपाना, कि मान लो हम कह रहे हैं कि हाँ हम ये प्रॉपर्टी तुम्हें बेच देंगे, लेकिन हम ये नहीं बता रहे कि ये प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है या ये प्रॉपर्टी मेरी है भी नहीं। कुछ फैक्ट कंसील कर लेना जानबूझ के। या तो प्रॉमिस करना बिना किसी इंटेंशन के कि हम आगे फुलफिल करेंगे। जैसे मैं कह दूं कि हाँ मैं तुम्हें 10,000 रुपये दूंगी, पर मेरा कोई इरादा नहीं है देने का, वो सारे। या कोई धोखा देने के इरादे से कोई काम करना, वो सब फ्रॉड में आते हैं। इसका इफेक्ट होता है कि कॉन्ट्रैक्ट वर्डेबल होता है। मतलब वर्डेबल का मतलब है कि इन जनरल कॉन्ट्रैक्ट जब तक दूसरी पार्टी नहीं बता रही कि भाई मेरे साथ धोखा हुआ है, तब तक तो वैलिड ही माना जाता है। अगर दूसरी पार्टी ने कह दिया कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे गलत इन्फॉर्मेशन दी गई थी, तो फिर ये अनएनफोर्सेबल बन जाएगा। तो इसलिए इसे हम वर्डेबल कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जो दूसरी पार्टी है वो कॉन्ट्रैक्ट खत्म भी कर सकती है और डैमेजेस भी क्लेम कर सकती है, जो भी उसको डैमेज हुआ है या जो भी एक्सपेंस अगर उसके कुछ लग गए हैं तो वो क्लेम कर सकती है। मिस इंटरप्रिटेशन का मतलब है इसका जस्ट अपोजिट, मतलब कि गलती तो हुई है लेकिन जानबूझ के नहीं हुई। इनोसेंटली बिना अनजाने में जो कोई गलती हो जाए उसको मिस इंटरप्रिटेशन कहते हैं। इसमें टाइप आ गया, मान लो कोई इनोसेंट मिस स्टेटमेंट, मैंने कोई एक स्टेटमेंट लिख दी जो गलत थी, या किसी ने अपनी ड्यूटी फुलफिल नहीं करी लेकिन बिना डिसीव करने के इरादे से। फॉर एग्जांपल ये नहीं कहा था कि वो आज शाम तक अम्बी को अपना किराया दे देगा 10,000 रुपये, लेकिन आज एक का कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया और वो नहीं फुलफिल कर पाया और शाम तक पैसे नहीं दे पाया, तो उसे हम मिस इंटरप्रिटेशन कहेंगे, क्योंकि उसने जानबूझ के नहीं किया, वो तो सिचुएशन ऐसी आ गई कि वो नहीं दे पाया। या हम अनइंटेंशनली कोई मिस्टेक कर दे, वो सब मिस इंटरप्रिटेशन के अंडर आता है। अब ऐसे केस में कॉन्ट्रैक्ट ऐसे केस में भी वर्डेबल माना जाता है। ऑफकोर्स स्टार्टिंग से वैलिड है, लेकिन बाद में अगर पता चला कि भाई जानबूझ के नहीं हुआ पर गलती हो गई है, तो उसे वर्डेबल वगैरह कह सकते हैं। और इसमें भी अलाउड है कि हाँ हम कॉन्ट्रैक्ट को अ, खत्म कर सकते हैं, फिनिश कर सकते हैं, लेकिन इस केस में आप डैमेजेस नहीं मांग सकते। बस ये मेन फर्क है कि इसमें डैमेजेस हम क्लेम कर सकते हैं, इसमें डैमेजेस क्लेम नहीं किया जा सकता क्योंकि ये जानबूझ के नहीं किया गया। तो ये डिफरेंस है, फ्रॉड और मिस इंटरप्रिटेशन के डिफरेंस की फॉर्म में आए, या पूछिए क्या होते हैं और इसका इफेक्ट, तो दोनों ही लिख सकते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है जब दोनों में से कोई पार्टी या दोनों ही पार्टी एक्चुअली अपनी ड्यूटी परफॉर्म नहीं करती कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग, तो उसको हम बोलते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। अब इसमें या तो एक्चुअल ब्रीच हो सकता है या एंटीसिपेटरी ब्रीच हो सकता है। एक्चुअल ब्रीच का मतलब है जब फुलफिल करने की बारी आई उस कॉन्ट्रैक्ट को, उस समय फुलफिल नहीं कर पाए, तो फेलियर एट द टाइम ऑफ परफॉर्मेंस, उसको बोलेंगे एक्चुअल ब्रीच। एंटीसिपेटरी का मतलब है रिफ्यूजल बिफोर ड्यू डेट, मतलब मैं जिस दिन फुलफिल करना था प्रॉमिस उससे पहले ही अगर मना कर दो तो उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी ब्रीच वगैरह। अब ऐसे केसेस में रेमेडीज क्या क्या होते हैं, सोल्यूशन क्या है? अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो जाए तो उसका सोल्यूशन है या तो आपको डैमेजेस पे करने पड़ेंगे, या तो आप दोबारा स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की, अगर चलो ठीक है तुम आज नहीं कर सकते तो किस दिन फुलफिल कर सकते हैं वो फुलफिल करो, या तो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकते हैं, या इंजंक्शन। तो ये 4 सॉल्यूशंस हैं या रेमेडीज है जो अगर ब्रीच हो जाए कॉन्ट्रैक्ट तो कर सकते हैं। एक और कॉन्सेप्ट जो पूछा गया है, हु कैन स्यू। अब मान लो कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच हो गया या मिस स्टेटमेंट मिस्टेक कुछ भी हुआ, कौन एलिजिबल है कानून के अकॉर्डिंग कि कौन स्यू कर सकता है? तो सिर्फ फर्स्टली एक तो पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट की, जो ये दो पार्टीज हैं जिनके बीच में ये अल्टीमेटली कॉन्ट्रैक्ट बना है, इन दोनों के पास राइट है स्यू करने का एक दूसरे को, जिसमें आगे प्रॉमिस ही है, प्रॉमिस वगैरह। दूसरा लीगल रिप्रेजेंटेटिव, अगर मान लो इसने कोई वकील हायर कर रखा है अपने बिहाफ पे, या ये एक कंपनी है उसके बिहाफ पे जो भी उसका लॉयर है वो स्यू कर सकता है। या बेनिफिशियरी, बेनिफिशियरी का मतलब है कि इसके बिहाफ पे इसका बेटा या कोई वो जो जो भी नॉमिनी या बेनिफिशियरी है वो स्यू कर सकता है दूसरी पार्टी को। क्वेश्चन जो पूछा गया वो ये है कि क्या कोई स्ट्रेंजर कॉन्ट्रैक्ट में स्यू कर सकता है? ट्रू और फॉल्स के फॉर्म में पूछा गया तो आंसर है नो, कोई स्ट्रेंजर स्यू नहीं कर सकता, क्योंकि कॉन्सेप्ट कहता है डॉक्ट्राइन ऑफ प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। प्रिविटी का मतलब है आपका पर्सनल या पार्टी जो है उस कॉन्ट्रैक्ट की सिर्फ वही स्यू कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। लेकिन इसके लिए भी कुछ एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन का केस है, मतलब कब, ऐसे कौन से केस जब स्ट्रेंजर स्यू कर सकता है उसका एक्सेप्शन है। अगर बेनिफिशियरी किसी ट्रस्ट फंड के अंडर आते तब, फैमिली सेटलमेंट के केस में, या लाइबिलिटी एक्नॉलेज कर ले जाए कोई एजेंसी है उसके थ्रू, या कॉन्ट्रैक्ट के फुलफिलमेंट के लिए,
या लैंड रिलेटेड थोड़े से प्रॉब्लम्स है, तो ये कुछ एक्सेप्शंस है जिस केसेस में कोई स्ट्रेंजर या कोई इन तीनों के अलावा प्रॉमिसी, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, बेनिफिशियरी के अलावा कोई और स्यू कर सकता है। ये कुछ एक्सेप्शंस है, तो आपको ये एक्सेप्शंस इंपॉर्टेंट है, ये याद रखने की कौन है जो कर सकता है। नेक्स्ट आता है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। एलएलपी से रिलेटेड प्रीवियस ईयर्स में 2-3 क्वेश्चन तो आते ही है, तो हम इससे रिलेटेड सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड जो जो क्वेश्चन पूछे गए वो ये एलएलपी होती क्या है, कैसे इनकॉर्पोरेट हो सकती है, एलएलपी एक्ट 2008 क्या है, उसके प्रोविजंस क्या क्या है, स्पेशली टैक्सेशन से रिलेटेड, कैसे टैक्सेशन इनिशियली से अब तक इवॉल्व हुआ है एलएलपी के लिए, क्या प्रोसीजर है कि अगर कोई कंपनी एलएलपी में ट्रांसफर होना चाहे या लायबिलिटी पार्टनरशिप बनना चाहे तो क्या कर सकती है, और ऑडिटर कैसे अपॉइंट किया कर जाता है। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो पूछे गए हैं। सबसे पहले एलएलपी होती क्या है, तो एलएलपी बेसिकली एक बॉडी कॉर्पोरेट है जो एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर बेसिकली बनाया जाए, जिसमें ये है कि बाकी कॉन्सेप्ट जो कंपनी का होता है कि सेपरेट लीगल एंटिटी स्टेटस है वो सब है, लेकिन लायबिलिटी जो पार्टनर्स है उनकी लिमिटेड है। बस ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट है कि हाँ कंपनी और पार्टनर्स अलग अलग है, लेकिन पार्टनर्स की जो लायबिलिटी है वो और लिमिटेड है, इतनी ज़्यादा नहीं है, उसको लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप कहते हैं। इसके लिए गवर्नमेंट एलएलपी एक्ट 2008 लेके आई थी, जिसमें सब डील करते हैं कि कैसे एलएलपी फॉर्म हो सकती है, उसके ऑपरेशंस कैसे होंगे, कैसे वो डिसॉल्व हो सकती है। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव यही था कि एंटरप्रेन्योरशिप को और डेवलप करना और प्रमोट करना, बिजनेस विद लिमिटेड लायबिलिटी फॉर्मेशन वगैरह, लीगल एंटिटी को डिफरेंट रखना, पार्टनर्स को और कंपनीज को। इसके कुछ बेसिक प्रोविजंस, अब ये फीचर्स जो है वो एलएलपी के भी कह सकते हो, ये एलएलपी एक्ट के भी कह सकते हो, कोई सा भी आए, तो बेसिक फीचर यही है कि एक तुम कम से कम 2 पार्टनर होने चाहिए, उनमें से एक पार्टनर तो इंडियन रेसिडेंट होना चाहिए जो इंडिया में रहता हो, ऐसा पार्टनर होना चाहिए, और मैक्सिमम कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 2 है, मैक्सिमम कितने भी। दूसरी कॉन्सेप्ट है कि एक तो पार्टनर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी डिसोल्यूशन के टाइम पे या एक्ट के टाइम पे, परपेचुअल सक्सेशन मतलब ओवर द टाइम वो चेंज हो सकते हैं। दूसरा कि फर्म और कंपनी एलएलपी में ट्रांसफर की जा सकती है। तीसरा इनके जो लॉज हैं और जो कंप्लायंस है वो कंपनी जो नॉर्मल कंपनी एक्ट के अंडर बनती है उससे कंपैरिजन में कम है, कम कंप्लायंट करना पड़ता है इन्हें। अकाउंट और ऑडिट इनको भी मेंटेन करना पड़ता है, उनको भी ऑडिटिंग करानी पड़ती है रेगुलरली, उसके लिए ऑडिटर अपॉइंट करना पड़ता है, वो सब कॉन्सेप्ट सेम है। नेक्स्ट है एलएलपी एग्रीमेंट, एक साइन होता है जो जिसमें सब कुछ मेंशन होता है कि क्या राइट्स है, क्या ड्यूटीज है पार्टनर्स के, कंपनी के, सब कुछ। इंटरनल मैनेजमेंट फ्लेक्सिबल होता है, रजिस्ट्रेशन करना कंपलसरी है एलएलपी एक्ट 2008 के अंदर, तभी एलएलपी मानी जाएगी कि हाँ भाई ये पर्टिकुलर पार्टनरशिप है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है। अब सबसे पहला सवाल कि इनकॉर्पोरेट कैसे होती है, ये बनती कैसे, तो सबसे पहले डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है, फिर आप अपने DPIN नंबर जिसे बोलते हैं पार्टनरशिप आइडेंटिफिकेशन नंबर उसके लिए अप्लाई करेंगे, फिर नेम रिजर्व होगा, उसके बाद आप फाइल करेंगे जिसमें नेम और पार्टनर्स के इन्फॉर्मेशन सब कुछ मेंशन करके फॉर्म फिल करेंगे, फिर जब आप सबमिट कर देंगे और आपके लिए सर्टिफिकेट इशू होगा, एंड फाइनली ये पूरा इशू होने के बाद और एग्जीक्यूशन के बाद 30 दिन बाद एलएलपी बेसिकली इनकॉर्पोरेट हो जाती है, एग्जीक्यूशन हो जाता है। अब इसके इफेक्ट क्या होते हैं, इस इफेक्ट का मतलब है कि एक बार हमने एलएलपी के अंदर ही सारे फाइल कर दिया है, डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मिल गया, 30 दिन हो गए हैं पूरे एग्रीमेंट को लाए हुए, तो एलएलपी एक बॉडी बन जाती है, मतलब एक लीगल बॉडी इन द सेंस कि हम उसको कोई भी उसे स्यू कर सकता है या वो अपने बिहाफ पे किसी और को स्यू कर सकती है, और एक लीगल पर्सनैलिटी बन जाती है। अब एक क्वेश्चन जो पूछा गया वो ये है कि क्या ये जो एलएलपी है वो कंपनी और पार्टनरशिप के फीचर्स मिला के बनी हुई है, तो आंसर है यस, ये हाइब्रिड है जिसमें दोनों के फीचर इन्वॉल्व है, एक कंपनी के भी और एक पार्टनरशिप फॉर्म के भी। पार्टनरशिप फॉर्म से इसने जो फीचर्स लिए वो ये कि एक तो इंटरनल मैनेजमेंट फ्लेक्सिबिली होगी, इंटरनल ऑटोनोमी होगी, अपने हिसाब से चला पाएंगे। कंपनी से इन्होंने लिए पार्टनर्स की लीगल पर्सनैलिटी की, एक तो कंपनी और पार्टनर्स अलग अलग है जिसको बोलते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी फीचर, और जो पार्टनर्स की लाइबिलिटी है वो बहुत ही लिमिटेड है, और परपेचुअल सक्सेशन, ये कुछ फीचर्स है जो इसने कंपनी एक्ट से लिए हैं जो कंपनी प्रॉपर में होती है। तो हम कह सकते हैं कि हाँ एलएलपी एक हाइब्रिड है, ये बेसिकली जो ट्रेडिशनल पार्टनरशिप और कॉर्पोरेट के बीच का गैप है उसे फुलफिल करती है। अब नेक्स्ट जो पूछा जाता है एलएलपी से रिलेटेड ही वो ये है कि
क्या कोई फर्म, पहले तो ये बात कर लेते हैं कि क्या कोई फर्म एलएलपी में ट्रांसफर हो सकती है, तो हाँ वो कन्वर्ट हो सकती है। जो कॉन्ट्रैक्ट एलएलपी एक्ट है 2008 उसके अंडर सेक्शन 55 से 58 सेकंड शेड्यूल में यही चीजें मेंशन है कि कैसे कोई फर्म कन्वर्ट हो सकती है एलएलपी में। आपको स्पेसिफिक सेक्शन याद करने की कोई जरूरत नहीं, आप बेसिक याद रखो। ये जो है ये मैंने प्रोसेस दिखाया गया है कि सबसे पहले तो पार्टनर से कंसेंट लेना पड़ेगा। जो भी जितने भी पार्टनर्स है यूजली या कह लो जनरली पार्टनरशिप जो होती है, पार्टनरशिप कंपनी वो ही कन्वर्ट होती है एलएलपीज वगैरह में। तो जो पार्टनर्स है उनसे उनका कंसेंट लेना पड़ेगा। आपने एक बार पार्टनर्स का कंसेंट ले लिया, फिर आप एप्लीकेशन फॉर्म वगैरह फिल करेंगे कंसेंट लेटर के साथ पार्टनर्स के, और रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी जो है उसके पास सबमिट कर देंगे। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी के पास सबमिट करेंगे तो आप अब सिर्फ कंसेंट फॉर्म नहीं, आप अपनी स्टेटमेंट भी एक फाइल करेंगे। जितनी भी आपकी फर्म की एसेट है, लाइबिलिटीज है, और जितना भी आईटीआर आपने लास्ट ईयर फाइल किया है वो सब आप फाइल करेंगे रजिस्ट्रार के पास। रजिस्ट्रार उसको वेरीफाई करके एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू करेगा। फिर जब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट फाइनली इशू हो जाता है उसके बाद आपकी जो ये फर्म है, पार्टनरशिप फर्म जो इससे पहले थी, वो डिसॉल्व मानी जाएगी, और इसके बाद से आपकी फर्म बेसिकली एक एलएलपी के तौर पे काम करेगी। इसका इफेक्ट ये होगा कि सारे एसेट और लायबिलिटी जो पहले आपकी फर्म के थे अब वो सारे एलएलपी के नाम पे ट्रांसफर हो जाएंगे। अब वो फर्म डिसॉल्व हो जाएगी और उसकी जगह एलएलपी एग्जिस्ट करेगी। पार्टनर्स जो पहले फर्म में थे अब वो एलएलपी के पार्टनर्स कहलाएंगे, मतलब उनकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी और जो भी इफेक्ट एलएलपी कंपनी का या फर्म का होता है वो होगा। एक क्वेश्चन जो इसके टैक्सेशन से रिलेटेड है कि भाई एलएलपी जो कंपनीज होती है, एलएलपी जो फर्म होती है उस पर टैक्सेशन किस हिसाब से लगता है, तो जैसे पार्टनरशिप फर्म पे लगता है वही सेम प्रोसीजर है। टैक्स रेट 30% है, प्लस इसमें सरचार्ज और सेस थोड़ा एक्स्ट्रा लगाते हैं, वो टैक्सेशन प्रोसेस है। इसमें प्रॉफिट शेयर एग्जाम्प्ट है टैक्स से। जो रिम्यूनरेशन या इंटरेस्ट अलाउ किया गया उसको एज ए डिडक्शन भी यूज किया जा सकता है। इस पे मैट एप्लीकेबल नहीं है, बट एएमटी इक्वलाइजेशन जो लेवी टैक्स लगाते हैं या टैक्स एफिशिएंसी वगैरह है ये सब अब इस पे अप्लाई होता है। और टैक्स एफिशिएंसी में है कि लिमिटेड लायबिलिटी है पार्टनर्स वगैरह की उस सेंस में, तो ये टैक्सेशन पॉलिसी है। अब इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट था कि ऑडिटर। तो अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर कैसे होता है एलएलपी में, 30 दिन एलएलपी फर्म स्टेब्लिश होने के 30 दिन के अंदर अंदर जो ऑडिटर है उसको अपॉइंट करना पड़ता है। अगर 30 दिन में अपॉइंट नहीं हो पाता है तो बाकी पार्टनर्स जो है 90 दिन में मीटिंग के थ्रू, और एनुअल जनरल मीटिंग या वैसे उसे इमरजेंसी मीटिंग कहते हैं, बट 90 डेज में अपॉइंट करना होता है। ऑडिटर के लिए मैंडेटरी क्या है कि वो सीए होना चाहिए कंपैरेटिवली प्रैक्टिसिंग, वो ही ऑडिटर अपॉइंट किया जा सकता है। ऑडिट रिक्वायरमेंट है कि मैंडेटरी है ऑडिटिंग कराना अगर तो टर्नओवर 40 लाख से ज्यादा है, या अगर आपका कंट्रीब्यूशन 25 लाख से ज्यादा है तो आपके फर्म को, एलएलपी फर्म को ऑडिटर अपॉइंट करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सेल का। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया वो ये है कि एक तो आया है कि डिफरेंशिएट करो सेल और एग्रीमेंट टू सेल में क्या फर्क होता है। इसके अलावा क्वेश्चन पूछा गया है कि गुड्स क्या होते हैं, सेल ऑफ गुड एक्ट जो 1930 उसके अंडर गुड्स क्या होते हैं। एक कॉन्सेप्ट अनपेड सेलर का भी है कि अनपेड सेलर क्या होता है, उसके राइट्स क्या क्या है, रीसेल के लिए उसके राइट्स क्या है, तो वो सब हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सेल और एग्रीमेंट ऑफ सेल क्या होता है। सेल का मतलब है एक कॉन्ट्रैक्ट जहाँ पे जो गुड्स है उसकी ओनरशिप ट्रांसफर होती है सेलर से बायर को किसी एक प्राइस के लिए, उसको बोलते हैं सेल। नॉर्मली एक इंसान ने एक पर्टिकुलर प्राइस पे सामान बेच दिया दूसरे को, ये सेल हो गया। एग्रीमेंट टू सेल है ये वो कॉन्ट्रैक्ट है जहाँ पे कहा गया कि भी ठीक है गुड्स तो ट्रांसफर होंगे लेकिन अभी नहीं होने वाले, कुछ फ्यूचर डेट पे होंगे, या जब कोई पर्टिकुलर कंडीशन मीट हो जाएगी उसके बाद ही होगा, तो इसको बोलते हैं एग्रीमेंट टू सेल। अब इनका डिफरेंस देख लेते हैं। तो ओनरशिप के बेसिस पे देखें तो सेल इमीडिएटली ट्रांसफर हो जाती है ओनरशिप, जैसे ही हमने बेचा तो ओनरशिप ट्रांसफर हो गई। एग्रीमेंट टू सेल में अभी नहीं हुई है, फ्यूचर में ट्रांसफर होती है ओनरशिप। ये एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट के पार्ट में आते हैं, टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में, मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसमें दोनों पार्टी ने अपनी फुलफिल कर लिए सारी क्राइटेरिया। एग्जीक्यूटरी का मतलब है अभी फुलफिल नहीं हुई है, अभी दोनों पार्टी में से किसी ने भी अपना प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया है। रिस्क है एक बार गुड ट्रांसफर होगा तो रिस्क बायर के पास ट्रांसफर हो जाएगा, ये अभी भी सेलर के पास है क्योंकि गुड्स अभी तक ट्रांसफर नहीं हुए हैं। सेलर का राइट है कि अगर ये प्राइस के लिए स्यू कर सकते हैं कि अगर उसने गुड्स दे दिए और उसको पैसे नहीं मिल रहे हैं तो वो स्यू कर सकता है। इसमें वो डैमेजेस के लिए स्यू कर सकते हैं कि भाई मेरा इतना नुकसान हो रहा है, अगर तुम कोई किसी ने बाद में गुड्स लेने से मना कर दिया तो उसके लिए डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं।
बायर की इंसॉल्वेंसी, सेलर को डिलीवर करने ही पड़ेंगे गुड्स, ऑप्शन नहीं है, सेलर इसमें मना कर सकता है। इस केस में बायर क्लेम कर सकता है कि भाई गुड्स दो, तुमने मुझे गुड्स नहीं दिए, इसमें बायर सिर्फ क्रेडिटर की तरह होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है सेल और एग्रीमेंट टू सेल में। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है सेल ऑफ गुड एक्ट 1930। सेल ऑफ गुड एक्ट 1930 लेके आई थी गवर्नमेंट, जितने भी सेल एग्रीमेंट वगैरह है उससे रिलेटेड। इसके अंडर जो मेन इंपॉर्टेंट है कि गुड्स की डेफिनेशन क्या है, तो गुड्स की डेफिनेशन है हर तरीके की मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन क्लेम्स या मनी के अलावा जितनी भी मूवेबल प्रॉपर्टी है उस सबको गुड्स माना गया है सेल ऑफ गुड एक्ट में। इसमें स्पेसिफिकली अगर देखें कि कौन कौन सी गुड्स आते हैं तो स्पेसिफिकली एक तो स्टॉक्स और शेयर, वो सारे गुड्स के अंडर आते हैं। ग्रोइंग क्रॉप्स है, थिंग्स जो भी लैंड या उसके साथ अटैच्ड है सेल होने से पहले, वो सब गुड्स का पार्ट होती है। अगर टाइप्स ऑफ गुड्स की बात करें तो फर्स्ट होता है एग्जिस्टिंग गुड्स, मतलब जो फिजिकली ओनर के पास है। मेरे पास अभी मान लो 20 किलो अनाज है, मेरे फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं, वो एग्जिस्टिंग गुड्स में, और मैं उससे रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट बना रही हूँ, उससे रिलेटेड डील कर रही हूँ। इसमें और स्पेसिफिकली जाओ तो स्पेसिफिक गुड्स होता है कि एक स्पेसिफिक कार स्पेसिफिक इंजन नंबर के साथ भाई बायर ने डिसाइड करी मुझे ये कार चाहिए इस इंजन के साथ जो यहाँ खड़ी है, वो स्पेसिफिक गुड्स है। असर्टेन गुड्स वगैरह का मतलब है, और नेक्स्ट आता है अनअसर्टेन वगैरह। असर्टेन का मतलब होता है कि मतलब बायर ने एक सेलर है जिसके पास मान लो 100 किलो अनाज है, 100 बोरियों में अनाज है, तो जो बायर है उसमें से उसने 10 गुड्स देख लिए हैं, 10 बोरी, और उसको आइडेंटिफाई करके कहती है कि भाई ये वाली लूंगा मैं, तो वो असर्टेन गुड्स है। अनअसर्टेन का मतलब है बायर ने कुछ आइडेंटिफाई नहीं किया है, कुछ चेक नहीं किया है, बस उसने कहा है कि मुझे इतना प्रॉमिस है कि इतने किलो अनाज दे देना, वो अनअसर्टेन गुड्स का एग्जाम्पल आ जाएगा। फ्यूचर गुड्स का मतलब है अभी सेलर के पास फिजिकली गुड्स अवेलेबल नहीं है, वो बनाएगा, एक्वायर करेगा, प्रोड्यूस करेगा, और फिर फ्यूचर डेट में उसके बाद गुड्स डिलीवर होंगे, वो सब फ्यूचर है। कंटिजेंट गुड्स ये बेसिकली इसी का पार्ट है फ्यूचर गुड्स का। इसमें सेलर का एक्विजिशन डिपेंड करता है कि अगर कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया मीट हुआ तो सेलर एक्वायर करेगा या मैन्युफैक्चर करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। एक्सक्लूशन मतलब ऐसी चीज जो गुड्स की जो क्राइटेरिया है उसमें नहीं आती, वो है मनी, एक्शनेबल क्लेम्स और इमूवेबल प्रॉपर्टी। ये तीन चीज ऐसी है जो गुड्स के अंडर नहीं आती या गुड्स की कैटेगरी में नहीं डाली गई इस एक्ट के अंदर। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है अनपेड सेलर की। तो एक अनपेड सेलर होता है सेक्शन 45 के अंडर, कि एक सेलर को हम तब अनपेड सेलर कहेंगे जब पूरा प्राइस या तो पे नहीं किया गया है या अभी कुछ कंडीशनल पेमेंट वगैरह की गई है, या चेक या बिल जो इशू किया गया था वो डिसऑनर हो गया, तो हम उसको कहेंगे अनपेड सेलर, जिसने गुड्स दे दिए लेकिन उसके पास पैसे नहीं आए हैं। इसमें सेलर भी आता है, एजेंट जो है सेलर के वो सब भी आते हैं, इवन जो पर्सन जिसको एंटाइटल थे कि भाई प्राइस अल्टीमेटली है जाने हैं, वो सब तीनों ही अनपेड सेलर में आते हैं। राइट्स ऑफ अनपेड सेलर क्या क्या है? गुड्स के अगेंस्ट राइट्स है, उसमें आता है राइट ऑफ लियन और राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट, मतलब जब तक पेमेंट नहीं आ जाती तब तक वो उसके पास राइट है कि भाई वो गुड्स ट्रांसफर ना करे वो गुड्स अपने पास ही रखे। राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट का मतलब है कि वो गुड्स जब ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं उस समय अगर उसको ये होता है कि भाई बायर पैसे नहीं देने वाला या नहीं दे रहा है, तो वो रोक सकता है बीच में भी ट्रांसपोर्टेशन के। एक जो इम्पोर्टेंट है वो है राइट ऑफ रीसेल, क्योंकि ये क्वेश्चन पिछले साल पूछा गया है। तो ये क्या अलाउ करता है अनपेड सेलर को कि वो गुड्स को दोबारा सेल कर सकते हैं अगर कंडीशन मीट हो गई है, तो ये गुड्स पे अब कौन कौन सी कंडीशन है? गुड्स पेरिशेबल होने चाहिए, या सेलर ने नोटिस दे दिया है बायर को कि भाई वो रीसेल कर देगा या तो खरीद लो। सेलर एक्सप्रेसिवली राइट ऑफ रीसेल रिजर्व करता है, इसका इफेक्ट ये होता है कि बायर के अब कोई हक नहीं रहता गुड्स वगैरह पे, सेलर अपने लॉस को दूसरे बायर से वो कर सकता है या और प्रॉफिट कमा सकता है, ये सब। राइट्स अगेंस्ट बायर, सूट फॉर प्राइस, सूट फॉर डैमेजेस, सूट फॉर इंटरेस्ट, ये तीन राइट्स हैं अनपेड सेलर के जो वो बायर से क्लेम कर सकता है। नेक्स्ट हमारा आता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है वो सारे हम डिस्कस करेंगे। फर्स्टली इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी होता क्या है? तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का मतलब है कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को यूज करना, कलेक्ट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, रिट्रीव करने के लिए इंफॉर्मेशन, तब हम उसे कहते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो एक्ट गवर्नमेंट लेके आई थी वो आया था इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 में, जिसे इन्फोर्स किया गया था 17 अक्टूबर 2000 से ये लागू किया गया था। ये बेसिकली लीगली रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ रिकॉर्ड्स
इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन किए जा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस जो भी होती हैं, ई कॉमर्स को प्रमोट करता है, ई गवर्नेंस में हेल्प करता है, साइबर क्राइम वगैरह के लिए आईटी एक्ट ले आया गया था 2000 में। अब सब्जेक्ट मैटर एप्लीकेबिलिटी का मतलब है ये जो आईटी एक्ट है 2000 का, ये किस किस सब्जेक्ट्स पे अप्लाई होता है? सारे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जो भी डिजिटल रिकॉर्ड्स वगैरह मेंटेन है, हमारे डिजिटल सिग्नेचर्स जो भी हमारे फोन में सिक्योर्ड है या सेव है, साइबर ऑफेंसेस जितने भी है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक क्राइम या जो भी डिजिटल मीडिया पे जो भी क्राइम हो रहे हैं वो सब। नेक्स्ट इज ऑनलाइन ट्रांजेक्शन, जो भी हम ट्रांजेक्ट कर रहे हैं ऑनलाइन, फॉर एग्जांपल नेट बैंकिंग, यूपीआई, उन सब पे ये अप्लाई होता है। जितने भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर्म किए गए हैं उन सब पे भी ये अप्लाई होता है। तो ये कुछ सब्जेक्ट्स मैटर है जिसपे आईटी एक्ट लागू होता है। अब आईटी एक्ट कॉन्ट्रैक्ट में स्पेसिफिकली बात करें तो किन किन कॉन्ट्रैक्ट्स में अप्लाई होता है, तो बेसिकली ये अप्लाई होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स या जिसको ई कॉन्ट्रैक्ट भी बोला जाता है उनमें। ई कॉन्ट्रैक्ट होता है बेसिकली एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स का मतलब है ऑनलाइन सिस्टम, फॉर एग्जांपल हमने ईमेल से, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से, किसी वेबसाइट पे, किसी मोबाइल ऐप वगैरह को यूज करके जब हम किसी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर आते हैं या एग्रीमेंट साइन करते हैं उसको हम बोलते हैं ई कॉन्ट्रैक्ट्स। तो आईटी एक्ट सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट्स पे अप्लाई होता है। नेक्स्ट आता है ये जो सारे ई कॉन्ट्रैक्ट्स इनकी लीगल वैलिडिटी क्या है? तो जो ये आईटी एक्ट है उसमें सेक्शन 10A के अंदर कहता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इसलिए इनवैलिड नहीं डिक्लेयर कर देना चाहिए कि वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। मतलब ये जो सेक्शन 10A है ये बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करें। हमने फर्स्ट स्लाइड में पढ़ा था कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो 1872 है और जो ये आईटी एक्ट इन दोनों में ही एक्चुअली मेंशन है ई कॉन्ट्रैक्ट। तो ये कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ इनवैलिड नहीं हो जाना चाहिए जस्ट बिकॉज वो पेपर फॉर्म में नहीं है और वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है। एग्जाम्पल ई कॉन्ट्रैक्ट है, मान लो ऑनलाइन शॉपिंग एग्रीमेंट, मान लो हम कुछ चीज़ ऑनलाइन बाय करते हैं अमेजोन से, फ्लिपकार्ट से, और हमने पहले प्रीपेड कर दिया है तो उन्हें वो शिपिंग करनी पड़ेगी, और अगर वो शिपिंग नहीं कर पा रहे तो हमारे पैसे लौटाने पड़ेंगे। तो वो भी एक तरीके का एग्रीमेंट ही है, तो उस पर भी अप्लाई होता है। ऑनलाइन बैंकिंग एग्रीमेंट, किसी को ट्रांसफर किया है या ऑनलाइन कुछ किसी ने हमें ट्रांसफर किया है। इंश्योरेंस परचेज जो हमने ऑनलाइन खरीदी है, डायरेक्टली वेबसाइट पे जाके भी लोग आजकल इंश्योरेंस परचेज करते हैं या किसी इंटरमीडिएरी के थ्रू खरीदी है लेकिन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स वगैरह से, तो वो भी इसी के अंडर आते हैं। ब्राउज रैप एग्रीमेंट, क्लिक रैप एग्रीमेंट। अब ऐसे कौन से कॉन्ट्रैक्ट हैं जो नहीं कवर्ड होते, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितने भी इमूवेबल प्रॉपर्टी वगैरह है वो सब इसके अंडर नहीं आती, मतलब लैंड वगैरह बेसिकली वो सब इसमें नहीं आता। विल एंड ट्रस्ट की कोई अगर बात है तो वो सब उसमें, उस केस में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नहीं होंगे। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट अगर कोई है जिसको हम नेगोशिएट कर सकते हैं फायदे। नेक्स्ट पावर ऑफ अटर्नीज वगैरह जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट के अंडर नहीं आती है, उसके लिए आपको ऐसे फिजिकली एग्रीमेंट और सब बनाना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है सब्सक्राइबर। एक क्वेश्चन जो शॉर्ट नोट में पूछा गया है वो है सब्सक्राइबर कौन होता है और उसकी ड्यूटीज क्या क्या है। एक्चुअली क्वेश्चन यही है, सर व्हाट इज, हु इज सब्सक्राइबर एज पर आईटी एक्ट एंड व्हाट आर हिज ड्यूटीज मेंशन इन आईटी एक्ट। तो सब्सक्राइबर बेसिकली वो पर्सन होता है जिसका नाम पे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट इशू करती है सर्टिफाइंग अथॉरिटी, कोई भी, उसे सब्सक्राइबर कहते हैं। इसकी ड्यूटी सेक्शन 40 से 42 में मेंशन है। आपको स्पेसिफिकली सेक्शन रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बस पता होना चाहिए कि आईटी एक्ट में इसकी ड्यूटीज़ मेंशन है। वो ड्यूटीज़ क्या क्या है? फर्स्टली इसकी ड्यूटी है कि इसे जो सर्टिफिकेट इशू किया गया है, मतलब प्राइवेट की इशू करी गई है, उसको सेफ रखना भी इसी की जिम्मेदारी है कि भाई वो कॉम्प्रोमाइज़ ना हो जाए। दूसरा, जो सर्टिफिकेट इशू किया गया है डिजिटल सिग्नेचर, इसको एक्सेप्ट करना है। एक्सेप्ट इन द सेंस कि वेरीफाई करना है कि भाई सारी चीज़ें सही है कि नहीं, इन्फॉर्मेशन करेक्ट है कि नहीं। अगर करेक्ट नहीं है तो उसे सर्टिफाइंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करना है और उसको चेंज कराना है। रिपोर्ट करना, अगर किसी ने मिसयूज़ कर लिया है उसकी सिग्नेचर सर्टिफिकेट को या किसी को प्राइवेट की पता चल गई है तो उसको इन्फॉर्म करना सर्टिफाइंग अथॉरिटी को, इसी की जिम्मेदारी है। रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर मिसयूज, अगर सब्सक्राइबर लाइबल माना जाएगा अगर कोई भी डिजिटल सिग्नेचर मिसयूज हो गए और उसने रिपोर्ट नहीं की है। लास्टली, ये जो सब इम्पोर्टेंस क्या है इन सारे लॉज वगैरह से, कि इन लॉज की या ये ड्यूटीज जो मेंशन है इसकी इम्पोर्टेंस ये है कि ये ऑथेंटिसिटी मेंटेन करता है, इंटीग्रिटी बनाए रखता है और सिक्योरिटी में हेल्प करता है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन है, डिजिटल सिग्नेचर्स है, उन सबको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट एक जो शॉर्ट नोट आया वो है साइबर टेररिज्म पे, कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन साइबर टेररिज्म। साइबर टेररिज्म होता है जब हम कंप्यूटर रिसोर्सेज को यूज़ करके किसी को धमकाते हैं, किसी की सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं, पूरे सॉवरेनिटी पूरे इंडिया की ओवरऑल, उसको साइबर टेररिज्म कहते हैं। एक्ट्स जो साइबर टेररिज्म में आते हैं वो है कि अगर किसी कंप्यूटर रिसोर्सेज को अनऑथोराइज एक्सेस करना, आपको अलाउ नहीं है फिर भी आप उसको एक्सेस कर रहे हैं, या
कोई सर्विसेज प्रोवाइड करने से मना करना, या मालवेयर वगैरह इंट्रोड्यूस, मालवेयर एज इन वायरसेस वगैरह, स्पाईवेयर वगैरह ये सब इंस्टॉल करना, एक्सेस करना सेंसिटिव गवर्नमेंट डाटा जो कि अलाउड नहीं हो, नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेटन करना, ये सब साइबर टेररिज्म का पार्ट है। मतलब इन शॉर्ट टेररिज्म लेकिन ऑनलाइन या कंप्यूटर सोर्सेज यूज कर। पनिशमेंट इस केस में इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ हो सकती है। एग्जाम्पल के तौर पे हमारा डिफेंस सिस्टम जो है उसको हैक करना, या नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर को डिस्टर्ब करने की कोशिश करना साइबर अटैक्स वगैरह के थ्रू, ये सब साइबर टेररिज्म का पार्ट है। तो ये एक शॉर्ट नोट है। नेक्स्ट आता है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन ई गवर्नेंस या ई कॉमर्स। दोनों इंडिविजुअली भी पूछे गए हैं, एक साथ भी पूछे जा सकते हैं, पर इंडिविजुअली बेटर है। इंडिविजुअली सबसे पहले ई गवर्नेंस की बात कर लेते हैं। ई गवर्नेंस होता है जब इलेक्ट्रॉनिक मीन्स से गवर्नमेंट अथॉरिटी जो सर्विसेज प्रोवाइड करती है कि भाई हम इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं सिटीजन्स के लिए, उसको बोलते हैं ई गवर्नेंस वगैरह। अब इससे रिलेटेड जो कुछ प्रोविजंस हैं वो कौन कौन से हैं? फर्स्टली सेक्शन 4 जो है आईटी एक्ट्स वगैरह के, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। तो ये लीगली रिकॉग्नाइज करता है कि भाई हाँ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी एग्री किए जा सकते हैं या उनको उनकी भी वैलिडिटी है। फॉर एग्जाम्पल आपने भी अपने रिकॉर्ड्स वगैरह, आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, डिजी लॉकर करके एक ऐप है, वो भी ई गवर्नेंस का ही पार्ट है। उसमें जो हम मेंटेन करते हैं अपने रिकॉर्ड्स वगैरह, वो सब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स में आता है। इलेक्ट्रॉनिक फाइलिंग का मतलब है हम जितने भी फॉर्म्स वगैरह हैं गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड, फॉर एग्जांपल पैन कार्ड है या हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है, ये सारे फॉर्म्स फिलिंग वगैरह हम ऑनलाइन कर सकते हैं। उससे रिलेटेड शेड्यूल 6। फिर शेड्यूल 6A में मेंशन है इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट, जो भी हम यूपीआई वगैरह से या जो भी फीस वगैरह पे करते हैं, टैक्सेस, आईटीआर वगैरह फाइलिंग करते हैं ऑनलाइन, वो सारी। सेक्शन 7 है जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, मतलब जो भी हम रिकॉर्ड्स इलेक्ट्रॉनिकली इशू किए गए हैं उनको रिटेन कर सकते हैं सेक्शन 7 के अंदर। अब ई गवर्नेंस के फायदे क्या हैं? फायदे हैं कि एक तो ट्रांसपेरेंसी बनी रहती है, एफिशिएंसी, आसानी से कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कॉस्ट कम पड़ती है, स्पीडी सर्विस डिलीवरी हो सकती है। बेसिक जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हैं वो ये ई गवर्नेंस में है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है ई कॉमर्स का। आपको पता ही है ई कॉमर्स होता है ऑनलाइन या इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क यूज करके कोई भी चीज बेचना या खरीदना, उसको ई कॉमर्स कहते हैं। इसका रोल आईटी एक्ट का क्या है ई कॉमर्स में? मेनली एक तो ये लीगली रिकॉग्नाइज करता है जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट है, जैसे कि मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट एज ए आपने अमेजोन पे कोई ऑर्डर खरीदा, कुछ चीज़ ऑर्डर करी और आपने प्रीपे कर दिया, तो ये भी एक तरीके से एग्री है कि आपने ये चीज़ पसंद करी, आपने उसके लिए पे कर दिया और अमेजोन ने कहा कि ठीक है आपको 2 दिन बाद 3 दिन बाद डिलीवरी मिल जाएगी, तो ये एक कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट है। तो इसको लीगली रिकॉग्नाइज करता है आईटी एक्ट कि अगर बाद में अमेजोन मना कर दे या नहीं फुलफिल करे और आपके पैसे भी रिटर्न ना करे, तो आप आईटी एक्ट के अंडर उन्हें सू कर सकते हैं या उनसे डैमेजेस क्लेम कर सकते हैं। दूसरा, ये डिजिटल सिग्नेचर को ऑथेंटिकेट करता है कि हाँ ये स्पेसिफिक पर्सन से रिलेटेड है। ये ऑनलाइन ट्रांजैक्शन को की सिक्योरिटी बढ़ाता है, कंज्यूमर का कॉन्फिडेंस ऑनलाइन ट्रेडिंग थोड़ा ज़्यादा डेवलप होता है क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड है। तो ये सारा आईटी एक्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है ई कॉमर्स में। एग्जाम्पल के तौर पे वही लिखा हुआ है, अमेजोन फ्लिपकार्ट की ट्रांजेक्शन्स हो गई, जो ऑनलाइन टिकट बुक्स करते हैं हम, डिजिटल वॉलेट्स हो गए, यूपीआई पेमेंट्स हो गए, ये सब ई कॉमर्स का एग्जाम्पल है। कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो शॉर्ट नोट्स में पूछे गए हैं उन्हें डिस्कस कर लेंगे कि कौन कौन से कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो पूछे गए हैं। फर्स्टली, डिजिटल सिग्नेचर वर्सेस इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बेसिकली होता है जितने भी ई साइनिंग मेथड्स को यूज करके जिससे हम एग्री करते हो, अपना कंसेंट देते हो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को, उसको इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जो ई साइनिंग मेथड है इसका मतलब है किसी ईमेल के लास्ट में अपना नाम जो हम लिखते हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का पार्ट है, या अपनी फोटो अपलोड कर देना वो भी इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का पार्ट है, या अगर हम ऑनलाइन कुछ अपने डॉक्यूमेंट का स्कैन करके अपलोड करते हैं वो सब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का पार्ट होता है। डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है? डिजिटल सिग्नेचर भी ई सिग्नेचर का मतलब इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का ही पार्ट है, बट वो जो बहुत ज़्यादा सिक्योर्ड हो, जिसे इंक्रिप्शन टेक्नोलॉजी, मैथमेटिकल इंक्रिप्शन कोड के थ्रू इनक्रिप्ट किया जाता है ताकि हर कोई उसे यूज ना कर पाए, स्पेसिफिक इंसान जिसके पास वो कोड हो वही यूज कर पाए, उसे डिजिटल सिग्नेचर कहते हैं। मतलब एक तरीके से कह सकते हो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर पर ज़्यादा सिक्योर्ड। तो हम कह सकते हैं कि इसकी सिक्योरिटी ज़्यादा हाई होती है, इसकी सिक्योरिटी वेरी करती है कि आप कौन सा ई साइनिंग मेथड यूज करें उस पर। टेक्नोलॉजी अगर देखें तो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर करके टेक्नोलॉजी होती है, डिजिटल सिग्नेचर वो फॉलो करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर चाहे तो इंक्रिप्शन यूज भी कर सकते हैं,
चाहे तो नहीं, डिपेंड करता है कि कौन सा साइनिंग मेथड यूज कर रहे हैं। लीगल रिकॉग्निशन ये स्पेसिफिकली डिफाइन किए गए हैं कि आईटी एक्ट के अंदर कि एक्चुअली में डिजिटल सिग्नेचर क्या क्या है, उसमें क्या कंप्राइज होता है, सब कुछ। इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर इनिशियली नहीं था, पर हाँ जो आईटी एक्ट अमेंड किया आया, अमेंडमेंट उसमें उसको रिकॉग्नाइज किया गया है कि भाई हाँ वो भी पार्ट ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का आता है। ऑथेंटिकेशन ये हमारी जो आइडेंटिटी है उसको वेरीफाई करता है स्ट्रांगली। ये सिंपल भी हो सकता है और एडवांस फॉर्म में भी हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे जो डीएससी की जो डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, जो सर्टिफाइंग अथॉरिटी हर इंसान को इंडिविजुअली करती है, वो डिजिटल सिग्नेचर का एग्जाम्पल है। आधार का जो ई साइन है या ओटीपी वेरिफिकेशन है वो इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर है। अगर एक एग्जाम्पल दूं दोनों के लिए तो वो होगा जो हमारा आधार है, जो आधार की ओटीपी वगैरह है ये हमारे फ़ोन पे जो हमारे फ़ोन से लिंक्ड है, वो पार्ट है इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर का। लेकिन जो आधार की से रिलेटेड केवाईसी होती है हमारी, हमारे फिंगरप्रिंट्स, हमारे थंब का प्रिंट या हमारी आइरिस की जो एक्सेस वगैरह है, वो पार्ट होगा डिजिटल सिग्नेचर, क्योंकि वो ज़्यादा सिक्योर्ड है, यूनिक है हर एक इंडिविजुअल के लिए, तो डिजिटल सिग्नेचर का पार्ट है। नेक्स्ट, अब क्योंकि हमने अभी सर्टिफाइंग अथॉरिटी की बात करी तो थोड़ा और डिटेल में देख लेते हैं। सर्टिफाइंग अथॉरिटी पे भी पूछा गया है। सर्टिफाइंग अथॉरिटी होता है एंटिटी जिसको लाइसेंस किया गया है आईटी एक्ट के अंडर कि वो इशू करे डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सब्सक्राइबर्स को। अब इसकी पावर्स और रोल्स क्या होते हैं, क्वेश्चन ये आया है। तो फर्स्ट काम तो इसका यही है कि वो इशू करेगा सर्टिफिकेट्स वगैरह, और कब पहले वो वेरीफाई करेगा सारे रिकॉर्ड्स वगैरह, फिर उनको रिकॉर्ड्स मेंटेन भी करने हैं, लाइसेंस इंफॉर्मेशन पब्लिश करे जो भी कानून के अकॉर्डिंग उनके रूल्स में आता है उसके अकॉर्डिंग, स्टैंडर्ड वगैरह सेट करना, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल निकालना, अगर मिसयूज हो गया है या किसी और ने सिग्नेचर यूज कर लिया है तो उसको रिवोक करना सर्टिफिकेट को, ये भी इनकी जिम्मेदारी है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है पब्लिक की वर्सेस प्राइवेट की। ये भी डिजिटल सिग्नेचर का ही पार्ट है। हमने अभी डिजिटल सिग्नेचर पढ़ा, उसमें जो पब्लिक की इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके दो पार्ट हैं, पब्लिक की और प्राइवेट। मैं पहले एग्जाम्पल से समझा देती हूँ, आगे ज़्यादा समझ आएगा। तो मान लो ये ए एक इंसान है और ये बी एक इंसान है, तो इसके पास होती है प्राइवेट की। प्राइवेट की इन द सेंस कि मैंने कोई अगर डॉक्यूमेंट है मैंने उसको लॉक कर दिया अपनी प्राइवेट की करके, और जिस स्पेसिफिक पर्सन को मैं भेज रही हूँ मैं उनको दे दूंगी पब्लिक की इस डॉक्यूमेंट के लिए, उनके पास आएगी पब्लिक की। तो ये क्या कर सकते हैं, मैं जो डॉक्यूमेंट लॉक करके कोड के साथ इनके पास सेंड करूंगी तो वो पब्लिक की यूज करके उस डॉक्यूमेंट को ओपन कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं, लेकिन वो उसमें कुछ चेंजेस नहीं कर सकते, ऑथेंटिकेट नहीं कर सकते, साइन वगैरह नहीं कर सकते, पब्लिक की से बस वेरीफाई किया जा सकता है। तो इससे क्या रहेगा, डॉक्यूमेंट भी सिक्योर रहेगा और मिसयूज भी नहीं हो पाएगा। तो ये दो कॉन्सेप्ट होता है पब्लिक की और प्राइवेट की का। तो हम वही देखेंगे, पब्लिक की प्राइवेट की एक्चुअली दोनों ही एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी होती है, सारे डिजिटल सिग्नेचर एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी यूज करते हैं, उसका पार्ट ये। अब बस फर्क है कि एक सीक्रेट की है जो ओनर के पास होती है, पब्लिक की सारी पार्टीज को पता होती है जिसके पास भी हम ये डिजिटल सिग्नेचर भेज रहे हैं। इसका काम होता है क्रिएट करना डिजिटल सिग्नेचर को, पब्लिक की का काम होता है वेरीफाई करना डिजिटल सिग्नेचर्स वगैरह को। इस प्राइवेट की को सेफ गार्ड करना सब्सक्राइबर की ड्यूटी है कि भाई वो अपना सिग्नेचर प्रोटेक्ट करके रखे और मिसयूज ना करे, अगर हो गया है तो इन्फॉर्म करें, और इसको साइन करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता, इससे सिर्फ वेरीफाई किया जा सकता है। और प्राइवेट की अगर कॉम्प्रोमाइज हो गई तो ऑथेंटिसिटी भी लॉस्ट हो सकती है, और हमें इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भाई सर्टिफाइंग अथॉरिटी को इन्फॉर्म करें अगर किसी सब्सक्राइबर की मिसयूज हो गई है तो ये कुछ और क्वेश्चन है और नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट जो एक शॉर्ट नोट पूछा गया है और जो रिपीटली आता ही है, तो ये एक स्टेटमेंट फॉर्म में है कि श्योरिटी इज अ फेवर्ड फॉर डेटर। इलेबरेट करनी है स्टेटमेंट को, तो ये स्टार्ट करूँ इससे पहले ही श्योरिटी क्या होता है, ये जो श्योरिटी लिखी हुई है ये एक्चुअली क्या होता है। बिजनेस लॉ के अंडर श्योरिटी बेसिकली वो इंसान होता है जो गारंटी देता है क्रेडिटर को किसी और के बिहाफ पे कि ठीक है अगर वो पे नहीं कर पाया तो मैं पे कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल 3 है ए बी सी, अब बी को इससे लोन लेना है तो ये बन जाएगा क्रेडिटर, ये बन जाएगा प्रिंसिपल डेटर। तो ए बी को लोन लेना है ए से, तो ए कहता है कि ठीक है मैं लोन दे दूंगा लेकिन उसके लिए मुझे सी जो है वो गारंटी देगा कि अगर बी नहीं पे कर पाया तो सी पे करेगा। तो इस केस में सी बन जाता है श्योरिटी, जो एग्री करता है कि भाई अगर बी नहीं पे कर पाया अमाउंट तो मैं फिर पे कर दूंगा ए को, तो इस तरह सी हो जाएगा श्योरिटी। तो फिलहाल
स्टेटमेंट कहती है कि श्योरिटी फेवर की जाती है डेटर वगैरह के लिए। इस प्रिंसिपल का मतलब है श्योरिटी को तब पे करने होंगे अगर डेटर किसी रीजन से स्पेसिफिकली नहीं कर पाया तो, लेकिन उसको बर्डन नहीं डालना चाहिए अननेसेसरली। जितना उसने एग्री किया उसके बियॉन्ड एक लिमिट है जहां तक कि श्योरिटी ठीक है एग्री कर रहा है तो वो दे देगा, पर अननेसेसरली उसके ऊपर बर्डन नहीं आना चाहिए। कोर्ट जनरली इंटरप्रेट करते हैं कि भाई श्योरिटी की लायबिलिटी बहुत ही कम है, उसकी लायबिलिटी तब आती है अगर वो कोई स्पेसिफिक रीजन है कि भाई बहुत ही जरूरी केस आ गया कि डेटर नहीं कर पा रहा है। पर ऐसा नहीं कर सकते कि डेटर मना कर दे कि मैं तो नहीं दे रहा और इस केस में श्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाए। सेकंड केस होता है, लॉ कहता है कि भाई श्योरिटी को प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, जो अनफेयर ऑब्लिगेशन उस तक एक्सेप्ट की जाती है वो सब नहीं आएगा। अगर कोई एम्बिग्यूटी है, मतलब कुछ चीजें स्पेसिफाई नहीं की गई है या श्योरिटी को बताई नहीं गई, उसे बिना बताए चीजें डाल दी गई है, या कोई टर्म स्पेसिफाई नहीं की गई है, उसको एक्सप्लेन नहीं की गई है, तो ये कहा जाएगा कि भाई जो श्योरिटी होगा उसके फेवर में आएगा सारा डिसीजन। क्रेडिटर बाद में आके पैसे नहीं मांग सकते श्योरिटी से। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई एग्रीमेंट बनाया गया और वो पूरा क्लियर नहीं था टर्म्स को लेके, टर्म्स एंड कंडीशन उसमें, तो श्योरिटी की लायबिलिटी लिमिटेड होगी या अनलिमिटेड, ये कोर्ट इंटरप्रेट करता है। और यूजली कोर्ट श्योरिटी के फेवर में इंटरप्रेट करता है, वो कहता है कि भाई उसकी लायबिलिटी लिमिटेड है, क्योंकि वो प्रिंसिपली क्रेडिटर के साथ डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं था, उसने बस गारंटी दी थी। तो ये एक क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में कंटिन्यूसली पूछा जाता है। Thank you so much for watching this video. If you like, please subscribe and comment your doubts or any suggestion that you have regarding this subject or any other subject. Thank you so much.